हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चा फंजाई के बारे में। तो सबसे पहले सारे के सारे बच्चे बोर्ड की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, हेडिंग डालेंगे फंजाई। तो क्या हेडिंग डालेंगे बच्चा? फंजाई। फंजाई फंजाई को हिंदी में कहते हैं कवक। कवक। अब बात कर लेते हैं कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे? माइकोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ फंजाई। स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाएगी? फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। अब ये माइकोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है मेकस और दूसरा है लोगोस। मेकस का मतलब होता है मशरूम। मेकस का मतलब क्या होता है? मशरूम। एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मशरूम के अध्ययन को हम क्या कह देंगे? माइकोलॉजी कह देंगे। मशरूम के अध्ययन को ही क्या कह देंगे हम? माइकोलॉजी कह देंगे। क्या कह देंगे? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कह देंगे। तो समझ गए होंगे कि कहां से माइकोलॉजी निकलकर आया है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि फंजाई का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। अब ये माइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ द मेकस एंड सेकेंड द लॉगोस। मेकस का मतलब होता है मशरूम एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी कि मशरूम के अध्ययन को ही हम क्या कह देंगे? माइकोलॉजी कह देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ये दिखता कैसा है स्ट्रक्चर की। तो ये भी बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस होता है। बाहर की तरफ इसमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल। और अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस। स्ट्रक्चर संरचना की बात कर ले अगर इसकी हम, स्ट्रक्चर संरचना तो ये भी कैसा है? मान लीजिए ये क्या हमारा फंगल हाइफी है, एक है ना, फंगस है। ये कैसा है? डबल मेम्ब्रेनस है। ये बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल। और अंदर की तरफ क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो बाहर की तरफ लेयर दिख रही है ये क्या है? सेल वॉल है। ये बाहर की तरफ जो लेयर दिख रही है क्या है? सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। ये काहे की बनी होती है? इसकी सेल वॉल जो है बेसिकली काहे की बनी है? ये काइटिन की बनी है। काइटिन। और जो काइटिन होता है ये क्या है? पॉलीमर ऑफ नेग है। क्या है ये? पॉलीमर ऑफ नेग। नेग का पॉलीमर है। पॉलीमर ऑफ नेग। नेग का पॉलीमर है। अब इस नेग की फुल फॉर्म क्या होती है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब जो ये नेग है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है ये किससे जुड़ा रहता है? 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। 1,4 ग्लाइकोसिटिक बंध
ग्लाइकोसिटिक बंध के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो इसकी सलवार की कहानी आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी कि इसकी सलवार जो है वो काहे की बनी है, बेसिकली काइटिन की बनी है। और जो काइटिन है वो काहे का पॉलीमर है, नेक का पॉलीमर है। नेक का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा एमाइन, है ना, जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कहानी के बारे में देखते हैं। ये अंदर की तरफ जो हमें दिख रही है ये क्या है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम कह देंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेसिकली काहे की बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। काहे की बनी रहेगी, लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन की। एक्सेप्शन, कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है। बेसिकली जितने भी फंजाई होती है उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काहे की बनी रहेगी, इसी पॉलीमर इसी की लाइपोप्रोटीन की बनी रहेगी, है ना। एक्सेप्शन है कौन से, एक्सेप्शन है कौन से, ओमाइसिटीज के मेंबर या फाइकोमाइसिटीज के मेंबर। ओमाइसिटीज या इन्हीं को हम कह देते हैं फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स को छोड़कर जितने भी फंजाई हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो काहे की बनी रहेगी, काहे की बनी रहेगी, लाइपोप्रोटीन की बनी रहेगी। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे, है ना। समझ गए हैं, एक बार जितने भी बच्चे समझ गए वो एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ हम समझ चुके हैं, है ना। तो मैं चलती हूँ इसके आगे। अब हम इसकी डिफिनीशन वगैरह देखेंगे। डिफिनीशन की बात कर लें अगर हम इसकी, हमने इसकी संरचना देख ली। बेसिकली इसकी सलवार काहे की बनी थी, काइटिन की बनी थी, है ना, जो कि क्या था, पॉलीमर ऑफ नेक था। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे की बनी थी, लाइपोप्रोटीन की बनी थी। एक्सेप्शन कौन से थे, ओमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी वो काहे की नहीं, इसी की नहीं बनी रहेगी, है ना, लाइपोप्रोटीन की नहीं बनी रहेगी। अब हम इसकी डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। डिफिनीशन, डिफिनीशन, परिभाषा। परिभाषा की अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, ए वेस्कुलर होते हैं। फर्स्ट ऑफ द, ये कैसे होते हैं, ए वेस्कुलर, ए वेस्कुलर, है ना। वेस्कुलर बंडल एब्सेंट रहेंगे, वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल होते जो कि क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, है ना। संवहन बंडल, संवहन ऊतक, संवहन बंडल ऊतक, ऊतक रहित, रहित, है ना, यानी कि जाइलम, यानी कि जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम अनुपस्थित रहेगा, अनुपस्थित रहेगा, है ना। और कैसे रहेंगे, थैलोफाइटा रहेंगे। इनकी जो प्लांट बॉडी रहेगी वो रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं रहेगी। कैसे होंगे, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है, थैलोफाइटा ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी जो हो वो रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएटेड ना हो, थैलोफाइटा। प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी नॉट differentiated into root, stem and leaf,
रूट, स्टेम एंड लीफ। थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा जो होते हैं इनका जो पादप शरीर रहता है, पादप शरीर जड़ तना, जड़ तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं रहता, विभेदित नहीं रहता है। आई होप आप लोग ये 2 पार्ट समझ गए होंगे। पहली बात तो ये कैसे होते हैं, ए वेस्कुलर होते हैं यानी कि वेस्कुलर बंडल भी नहीं होंगे, जाइलम फ्लोएम पूरी तरीके से अब्सेंट होंगे, है ना। जाइलम और फ्लोएम का वर्क क्या है? जाइलम क्या करता है? वाटर को कैरी करने का काम करता है एंड फ्लोएम फूड को कैरी करने का काम करता है। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो संभार मंडल क्या रहेंगे? इसमें अब्सेंट रहेंगे। दूसरा, पहली बात तो इसमें संभार मंडल अनुपस्थित है। दूसरा क्या है इसमें? इनकी प्लांट बॉडी जो वो थैलोफाइटा है, इनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक होती है ना। रूट, स्टेम और लीफ कुछ भी इसमें नहीं पाया जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। और ये कैसे होते हैं? नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिलस, नॉन क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल रहित, क्लोरोफिल रहित, या इस तरीके से कह सकते हैं कि क्लोरोफिल अनुपस्थित रहेगा, प्लास्टिड अब्सेंट रहेगा, प्लास्टिड अब्सेंट। क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या रहेगा? लवक भी नहीं पाया जाएगा, है ना। प्लास्टिड भी इसमें क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा। और कैसे होते हैं? नॉन एम्ब्रियोफाइटा होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं होता है, भ्रूण का निर्माण नहीं होता। नॉन एम्ब्रियोफाइटा, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नो एम्ब्रायो फॉर्मेशन। और इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। जब एम्ब्रियो ही नहीं बनेगा तो फूल भी नहीं बनेगा, है ना, फल भी नहीं बनेगा, है ना। जब उसमें क्या नहीं हो रहा है? एम्ब्रियो ही यानी कि भ्रूण ही नहीं बन रहा है तो फल कहाँ से बन जाएगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद इसके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। इसके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वास स्थान की अगर इसकी बात करें तो वास स्थान कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? तो बेसिकली ये पाए जाएंगे डार्क, डैम्प, वार्म प्लेसेस पर प्रेजेंट रहेंगे। डार्क, डैम्प, वार्म प्लेसेस पर प्रेजेंट रहेंगे। ये गहरे गहरे डार्क यानी कि घने, घने या अंधेरे, एक तरीके से कह सकते हैं इसको। अंधेरे, अंधेरी जगहों पर बेसिकली पाए जाते हैं। अंधेरी, अंधेरी गहरी, अंधेरी गहरी, अंधेरे गहरे
तथा अंधेरे, गहरे तथा गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। तो बेसिकली कहाँ कहाँ फंजाई पाए जाएंगे, है ना, कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे? जहां पर बहुत ही अंधेरा होगा, बहुत ही गहरी जगहों पर ये पाए जाएंगे। और कहाँ पर पाए जाएंगे? गरम जहाँ का वातावरण बहुत ही गर्म होगा, हॉट, है ना, वहीं पर ये पाए जाएंगे। आई होप आप लोग इतना समझ गए हो। अब हम इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि इतिहास की इसके बात करते हैं कि इससे रिलेटेड साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, इसकी डिस्कवरी वगैरह देख रहे थे कि कैसे हुई थी, है ना। तो बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। इतिहास इसका जानेंगे। तो बात करते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे, फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है वो है हमारे पीए मिचेली। पीए मिचेली कवक विज्ञान के जनक, कवक विज्ञान के जनक, कवक विज्ञान के जनक जो है वो है हमारे पीए मिचेली। इनकी एक बहुत ही फेमस किताब थी, इनकी एक किताब थी, जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जनरा। नोवा प्लांटेरम, नोवा प्लांटेरम जनरा। क्या नाम था इनकी बुक का? इनकी बुक का नाम था नोवा प्लांटेरम जनरा। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि फादर ऑफ माइकोलॉजी जो है पीए मिचेली, इनकी एक बुक थी, उसका नाम क्या था, है ना। तो कौन थी वो बुक? नोवा प्लांटेरम जनरा। इसके बाद बात कर लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की पहले बात करते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी जो है वो डी वेरी है। डी वेरी है। भारतीय कवक विज्ञान के जनक या पिता। तो कौन है वो? डी वेरी। फिर बात कर लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कौन है? ये भी पूछ लिया जा सकता है। आधुनिक कवक विज्ञान, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक जो है वो है हमारे ए.जी. बटलर। ए.जी. बटलर, ए.जी. बटलर। आई होप आप लोगों को ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। पहले हमने देखा कि फादर ऑफ माइकोलॉजी कौन है, तो वो है हमारे पीए मिचेली। इनकी बहुत ही फेमस बुक थी जिसका नाम था नोवा प्लांटेरम जनरा। याद रखना है, इनकी बुक के बारे में काफी बार पूछा जाता है ना। उसके बाद हमने देखा फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कौन है, वो है डी वेरी। फिर हमने देखा फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी यानी कि आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कौन है, वो है हमारे ए.जी. बटलर। अब हम इसके बाद कुछ फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट की बात कर लेते हैं।
फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट, फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट। तो फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट की बात करें तो है हमारे कौन कौन से हैं हमारे, चौधरी डाउस्टर, श्रीनिवास एक्सेट्रा, यही सब पूछे जाते हैं। कौन है हमारे, चौधरी हैं, दूसरे हमारे डाउस्टर, तीसरे हमारे श्रीनिवास, आदि। इन सब के बारे में कभी कभी आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, कुछ फंजाई के बारे में देखते हैं। जैसे एक फंगस है हमारा न्यूरोस्पोरा क्रेशा, जो कि एस्कोमास्टिस का मेंबर है। न्यूरोस्पोरा क्रेशा, न्यूरोस्पोरा क्रेशा, न्यूरोस्पोरा क्रेशा। जो कि काहे का मेंबर है, एस्कोमास्टिस का मेंबर है, एस्कोमास्टिस, एस्कोमास्टिस, एस्कोमास्टिस का मेंबर है। इसको किस नाम से जानते हैं, पिंक मोल्ड, पिंक मोल्ड, या इसी को रेड मोल्ड, पिंक मोल्ड या रेड मोल्ड, या इसी को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम। किस किस नाम से जानते हैं इसको, पिंक मोल्ड, पिंक मोल्ड, या इसी को कह देते हैं रेड मोल्ड, और इसी को कह देते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। एक साइंटिस्ट थे, इसी से रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे, बीडल एंड टाटम, बीडल एंड टाटम, बीडल एंड टाटम, बीडल एंड टाटम। इन्होंने इससे रिलेटेड दिया था वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट, वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट इसी न्यूरोस्पोरा क्रेशा के अंदर दिया था वीडल एंड टाटम ने, वीडल एंड टाटम ने। वन जीन एंड वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम है ना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एक साइंटिस्ट थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहले हम इसको एक बार समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये एक फंजाई है न्यूरोस्पोरा क्रेशा। बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंट के अंदर भी यूज कर लिया जाता है ना। इसको एक्सपेरिमेंटल फंगस भी कहते हैं ना, जो कि क्या है, एस्कोमास्टिस का मेंबर है। इसको पिंक मोल्ड, रेड मोल्ड या ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। फिर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था बीडल एंड टाटम। इन्होंने इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था वन जीन ऑफ वन एंजाइम, है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट साइंटिस्ट की, जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग,
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डिस्कवरी की थी। 1929 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी की, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। और ये पेनिसिलिन जो है ये भी काहे का मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है पेनिसिलिन भी, एस्कोमाइसिटीज है ना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की। और ये पेनिसिलिन क्या है? एक तरीके की दवाई है ना। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की क्लास हम कंटिन्यू कल से करेंगे।